अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स की तीनों क्लासेस यानी लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस की एक कंपैरेटिव स्टडी करी थी। आज हम ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे और मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया है, हम मॉसेस की लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है मॉसेस का, जी हाँ, जिसका सांप जैसा फन था स्पोरोफाइट का फ्यूनेरिया, और उसी के साथ हम जो जनरल मॉसेस हैं, आई मीन जनरल ब्रायोफाइट्स हैं यानी लिवरवर्ट्स जो है, उसकी लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ डिफरेंस कहां पर होगा कि जब स्पोर्स बन जाते हैं मियोसिस के बाद, तो फ्यूनेरिया में हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट जनरेशन जर्मिनेशन होता है, बीच में एक प्रोटोनिमा स्टेज बनती है, जो हमने पढ़ा था ना मौसा जी की प्रतिमा पर। तो वो प्रोटोनिमा एक जुवेनाइल फिलामेंटस गैमेटोफिटिक स्टेज एक्स्ट्रा बनेगी मॉसेस में, जबकि लिवरवर्ट्स में स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएगा इनटू द गैमेटोफिटिक स्टेज। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम होगा। इसीलिए मैं यहां पर फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स लिख देती हूं, और इसी में हम फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस कर लेंगे और हमें जनरल लिवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल भी समझ आ जाएगी। अब फ्यूनेरिया अगर आपको याद हो, यहां पर बनाते हैं हमने कैसे बनाया था कि फ्यूनेरिया की या किसी भी ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। अगर मैं फ्यूनेरिया की बात करूं तो वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, ये मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स है, याद है ना सबको। फिर लीफी गैमेटोफाइट है, तो ये इस तरह से, ये कोलॉइड है, इरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम अभी स्टेम लिख देते हैं बट एक्चुअली ये स्टेम नहीं है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, कोलॉइड है। क्योंकि मैं फ्यूनेरिया बना रही हूं और फ्यूनेरिया में हम जानते हैं मेल ब्रांच अलग है, फीमेल ब्रांच अलग है। हमने पढ़ा था ना कि फ्यूनेरिया में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट बॉडी पर होंगे, यानी कि मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलेगी, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस पर होंगे, जिसे हमने ऑटोइशियस कंडीशन कहा था। तो यहां पर ये जो इरेक्ट ब्रांच है, इस पर ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने फिलॉइड कहा था। ये सेकेंड ब्रांच पे भी बना देते हैं हम लाइक दिस। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फिलॉइड, हालांकि बुक में इसे लीफ लिख दिया गया है। ये सपोज मेल ब्रांच और ये हो गया फीमेल ब्रांच, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्यूनेरिया जो है हमने बात की थी, ये मोनोइशियस है या बाइसेक्सुअल है। लास्ट क्लास में हम इसको लिख चुके हैं अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो रेफर करना। और दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पर हैं, यानी ऑटोइशियस कंडीशन मिल रही है, और दोनों के जो सेक्स ऑर्गन है वो ब्रांचेस की टिप्स पे मिलेंगे यहां पे। इसे हमने एक्रोकार्पस कंडीशन कहा था, याद आ रहा है। और मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले अर्लियर मैच्योर होंगे इन कंपैरिजन टू फीमेल, और इसे हमने प्रोटैंड्रस कंडीशन या प्रोटैंड्री कहा था। ये सब बातें हमने फ्यूनेरिया के लिए पढ़ी थी। अब हम ये अभी मैं आपको बताने वाली हूं कि यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है इस मेल ब्रांच पर, वो एक्चुअली कैसा है। हमें पता है यहां पर एंथीरिडिया होगा, लेकिन ये जो एंथीरिडियम होते हैं स्टूडेंट्स, ये ग्रुप में होते हैं, यहां पे इस तरह से ग्रुप में होंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ग्रुप में, एंथीरिडिया जो होंगे, इसे कहते हैं मेल रिसेप्टिकल या मेल हेड। और ऐसे ही जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी यहाँ पे टिप में होंगे, टिप पर होंगे, और वो भी ग्रुप्स में होते हैं, जिसे हम फीमेल रिसेप्टिकल या फीमेल हेड कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं मेल रिसेप्टिकल में कैसा होता है, क्या है इसके बारे में बातें। सो मेल रिसेप्टिकल या हेड एक ही बात है। इसमें कई सारे एंथ्रीडिया हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंथ्रीडिया होंगे और कुछ लीव्स, यही लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स,
उन्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करेंगी, उनके चारों तरफ होंगी। इवन फीमेल हेड में भी ऐसे ही होगा। तो कैसा होगा, जैसे हमने ये एंथ्रीडिया का एक स्ट्रक्चर पढ़ा ही है, ऐसा गोल होता है, ये ग्लोब्यूलर होता है और स्टॉक होती है। ये फिर स्टेराइल जैकेट होती है, मैं अभी बना नहीं रही हूँ, लाइक दिस। ये स्टेराइल जैकेट हो गई, ये स्टॉक हो गई, और अंदर सारे एंड्रोसाइट्स हैं, याद है ना। और ये सब गैमेटोफाइट पर है, तो हर एंथ्रीडिया हैप्लॉइड होगा, एंड्रोसाइट्स भी हैप्लॉइड होंगे। फिर इनमें माइटोसिस से मेल गैमीट बनेगा, याद है ना आपको ये सब। मेल गैमीट ऐसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड लाइक दिस। वन एंड्रोसाइट से 2 बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल हुक शेप्ड या कॉमा शेप्ड स्पर्म्स बनेंगे। पर ये अकेले नहीं रहते हैं, कई सारे होंगे। देखिए एक और बना दिया, एक और बना दिया, लाइक दिस। ये पूरा एक ग्रुप में रहेगा और इसे प्रोटेक्ट करते हैं ये लीफी स्ट्रक्चर्स, लाइक दिस। ये भी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप, कई सारे सेल्स हैं, पर ये ब्रांच्ड नहीं है। इन लीव्स को कहते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गए एंथ्रीडिया, एंथीरीडिया प्लूरल है, एंथ्रीडियम सिंगुलर है, और इसे कहते हैं पेरिगोनियल लीव्स। दे आर प्रोटेक्टेड बाय पेरिगोनियल लीव्स। ऑफ कोर्स ये सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे, सब कुछ हैप्लॉइड होगा क्योंकि गैमेटोफाइट बॉडी पर बन रहा है, और इसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। कैसी है पेरिगोनियल लीव्स? डाइवर्जेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा, क्योंकि अभी जब मैं फीमेल हेड बनाऊंगी, यहां मैं बनाती हूं फीमेल रिसेप्टिकल या फीमेल हेड, इसमें बहुत सारे आर्चिगोनिया मिलेंगे, वो भी ग्रुप में होंगे, और आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होते हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे। याद है ना आपको, ये नेक पार्ट है, हर नेक में 6 रोज हैं, लाइक दिस। ये तो जैकेट हो गई, स्टेराइल जैकेट। फिर यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स होंगे, 6 रोज होंगी। फिर यहाँ पर ये एग बन रहा है, और ये वेंटर कैनाल सेल है, हम बना चुके हैं, और ये इसका स्टॉक है। तो ऐसे कई सारे आर्चिगोनिया, दे आर टुगेदर लाइक दिस। हम 3 बना देते हैं, ठीक है। और इन्हें भी लीव्स प्रोटेक्ट करेंगी, पर वो ऐसे कन्वर्जेंट लीव्स हैं, लाइक दिस। ये भी मल्टी सेल्यूलर है, हम देख सकते हैं। ये भी अनब्रांच्ड है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है। यहां पेरिगोनियल कहा था, यहां इसे पेरिकीटियल लीव्स कहते हैं। फंक्शन वही है, इन आर्चिगोनिया को प्रोटेक्ट करना, बट ये कन्वर्जेंट है, पेरिगोनियल डाइवर्जेंट थी, राइट। और इस एक को हम लेबल कर देते हैं, ये आर्चिगोनियम है, एक प्लूरल हो जाएगा आर्ची। अब ये जो एंथ्रीडिया है, चाहे एंथ्रीडिया चाहे आर्चिगोनिया, इनके बीच बीच में भी कुछ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं, और स्टूडेंट्स वो ग्रीन होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो खाना बना सकते हैं और फूड बनाकर वो इनको सप्लाई करते हैं, साथ में उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो वो इन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को डिहाइड्रेशन से, ड्राइनेस से, ड्राइंग से बचाते भी हैं। मैं उन स्ट्रक्चर्स को अब बनाती हूं, वो स्ट्रक्चर्स ये रहे, लाइक दिस। एक और बना देते हैं यहां पे, ये रहा, लाइक दिस। ऐसे ही यहां पर भी ये एक बना दिया, ये एक और बना दिया, राइट। ये सब सेल्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पैराफाइसिस, इन बोथ मेल्स ऑल्सो एज वेल एज इन फीमेल्स ऑल्सो। सो यहां पे भी मैं लिख देती हूं पैराफाइसिस। तो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इस हेड पे, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक प्रोटेक्टिव लीव्स हैं, और एक पैराफाइसिस है। ऐसे ही सेम कंडीशन है इन द फीमेल रिसेप्टिकल और हेड ऑल्सो। पैराफाइसिस कैसे हम यहां पे लिख लेते हैं, मल्टी सेल्यूलर है, बिल्कुल, इवन सेक्स ऑर्गन्स भी मल्टी सेल्यूलर है, अनब्रांच्ड हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ग्रीन कलर के हैं,
और ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ये फोटोसिंथेटिक है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये प्रिवेंट सेक्स ऑर्गन फ्रॉम ड्राइंग, चाहे वो मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में हो, राइट। तो एक्चुअली इस तरह का स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट है। तो अब आइए हम लाइफ साइकिल में क्या लिख सकते हैं। हम लाइफ साइकिल में ये लिख सकते हैं कि यहां पर गैमेटोफाइट है, अडल्ट ब्रायोफाइट के अंदर, गैमेटोफाइट इन अडल्ट, और गैमेटोफाइट हमें पता है हमेशा हैप्लॉइड होता है, सो दिस इज हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब गैमेटोफाइट जो है इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे अभी हमने देखे फ्यूनेरिया के अंदर वो ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं। सो गैमेटोफाइट जो है इनमें सेक्स ऑर्गन्स हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन है एंथीरिडियम। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ऐसा लिख देती हूं मैं सेक्स ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट सेक्स ऑर्गन्स हमेशा कहां पर हैं? गैमेटोफाइट पर हैं। तो नेचुरली सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनेंगे, गैमेटोफाइट से हमेशा गैमीट बनता है, तो यहां से बना मेल गैमीट, यहां से फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को हम एग या oosphere कहते हैं, हमें पता है, या फीमेल गैमीट। और नेचुरली सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड हैं और गैमीट तो हैप्लॉइड होना ही है, तो जरूर ये कैसे बनेंगे? माइटोसिस से, ह्यूमंस की तरह नहीं। अब आपको सब समझ आ रहा होगा, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस अच्छे से सुन ली हैं। और यहां पर जो बनेगा, अगर मैं पर्टिकुलरली फ्यूनेरिया की बात करूं तो फ्यूनेरिया के अंदर बायफ्लैजिलेट, इनफैक्ट ब्रायोफाइट्स की ही अगर हम जनरल बात करें तो इसमें हुक शेप के और बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनते हैं। तो यहां पे स्पर्म्स या एंथेरोजॉइड्स या मेल गैमीट बनेंगे आफ्टर माइटोसिस, और वो भी होंगे हैप्लॉइड। इस तरह का मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूं, बायफ्लैजिलेट हम लिख नहीं रहे हैं अभी। अब क्या होगा? देखो यहां पे समझो, ये पास पास है, ठीक है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये पहले डेवलप कर जाता है, मैच्योर कर जाता है एज कंपेयर टू दिस। सो इसके जो स्पर्म्स हैं वो वाटर के थ्रू जो आर्चिगोनिया है वहां के एनसीसी और वीसीसी डिग्रेड करेंगे, म्यूसिलेज सिक्रीट करेंगे, म्यूसिलेज बाहर निकलेगा, उसमें केमिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे स्पर्म्स को। स्पर्म्स जो है विद अ लेयर ऑफ वाटर, उसकी हेल्प से कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करेंगे और शो कर कर इस आर्चिगोनियम के अंदर आ जाएंगे और यहां पर एग है उसके साथ फर्टिलाइज करेंगे और यहीं पर जाइगोट बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? चलो इसको लिखते हैं। अब यहां पर इनका हुआ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कैसा है? वाटर की हेल्प से होता है, तो हमने उसे कहा था ज़ूआइडोगैमी, राइट। और यहां पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुआ है स्पर्म का टुवर्ड्स एग। अब इसके रिजल्टेंट बना जाइगोट, ऐसा लिख दे, थोड़ा सा यहां बना देती हूं मैं, जाइगोट। जाइगोट किसके अंदर बना है स्टूडेंट्स बताइए? आर्चिगोनियम के अंदर। और जाइगोट पहला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और डिप्लॉइड मतलब यहां से स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो गई है। नेचुरली इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। एल्गी में क्या था? बस जाइगोट बनता था, इसमें मियोसिस हो जाता था और तुरंत फिर से गैमेटोफाइट बन जाता था, पर यहां ऐसा नहीं होगा। अब ये जाइगोट माइटोसिस शो करेगा, ये 1 सेल है, इससे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, और ऐसे करते करते एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। एम्ब्रियो भी नेचुरली डिप्लॉइड होगा। और एम्ब्रियो जब बना है तो ब्रायोफाइट्स में पूरा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, उसे हमने कहा था होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा यहां, राइट।
और डेवलपमेंट नेक की तरफ था, उसे हमने एक्सोकार्पिक एम्ब्रियोजेनी कहा था। आपको ये सब टर्म समझ में आ रहे होंगे आई होप, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या है यहां पर देखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये जो एक आर्चिगोनियम है इसके अंदर स्पर्म आ चुका है, वो फर्टिलाइज कर चुका है और ये सब कुछ डिसॉल्व हो गया है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, लाइक दिस। नेक सेल वगैरह सब कुछ डिग्रेड हो चुके हैं। ये एग और स्पर्म ने मिलके जाइगोट बना लिया है और जाइगोट अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरफ टुवर्ड्स नेक इसका डेवलपमेंट हो रहा है। जाइगोट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। अब यही एम्ब्रियो में और डिवीजन डिफरेंशिएशन होंगे तो यही कन्वर्ट होगा अब स्पोरोफाइट में, प्रॉपर बॉडी में, जिसमें फुट, सीटा एंड कैप्सूल होंगे, चाहे वो लिवरवर्ट्स हो चाहे वो मॉसेस हो, एक्सेप्ट रिक्शिया। रिक्शिया में केवल कैप्सूल होता है, वो एक अलग कहानी है। तो यही एम्ब्रियो तो बना रहा है, यानी कि इस गैमेटोफाइट पर सपोज करिए अगर इस गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट हुआ है, यानी इसके आर्चिगोनिया में स्पर्म आया है, इसका नहीं कहीं और का, तो हमें कहां से निकलता हुआ दिखेगा स्पोरोफाइट? ऐसा फीमेल ब्रांच पे दिखता है हमेशा। वो क्यों अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? ये इसका नीचे वाला पार्ट होगा जिसे हम फुट कहेंगे, ये सीटा होगा और ये कैप्सूल होगा जिसमें स्पोर मदर सेल्स मिलेंगे। ये अलग बात है कि लिवरवर्ट्स में ये सीटा इतना लंबा नहीं है, बट मॉसेस में ये बहुत लंबा है, स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करेगा। तभी हमने कहा था कि स्पोर डिस्पर्जल का मेथड साथ ही साथ स्पोरोफाइट मॉसेस का मोर इलैबोरेट है, मोर एडवांस्ड है देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये क्वेश्चन है। इतना क्लियर हुआ? तो अब सिचुएशन ये है कि एम्ब्रियो जो है इससे बन गया स्पोरोफाइट, जिसका फर्स्ट सेल जाइगोट है, स्पोरोफाइट। ये भी नेचुरली डिप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट के अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल है। अब कैप्सूल जो है, फ्यूनेरिया में कैप्सूल का स्ट्रक्चर मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूं, जिसमें एपोफाइसिस था जो फोटोसिंथेटिक पार्ट था और 2 स्पोर सैक्स थे, उसमें स्पोर मदर सेल्स हैं जो मियोसिस से स्पोर्स बनाएंगे। ये बात हमने कही थी मॉसेस के लिए। कैप्सूल मैंने फ्यूनेरिया का बताया था, मॉसेस का जो पार्शियल पैरासाइट है। यहां स्पोरोफाइट जो है वो अपना खाना खुद बना पाएगा, सिर्फ वाटर के लिए और स्पेस के लिए, ऑफ कोर्स अटैचमेंट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। पर इसके कैप्सूल में एपोफाइसिस रीजन है, फोटोसिंथेटिक रीजन है जो अपना खाना खुद बना सकता है। तो मॉसेस पार्शियल पैरासाइट है ऑन मॉसेस का, स्पोरोफाइट इज पार्शियल पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। जबकि लिवरवर्ट्स में ये कंप्लीट टोटल पैरासाइट होता है, वहां कैप्सूल में कोई भी फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं मिलेगा, कोई क्लोरेनकाइमा नहीं मिलेगा। बट एनीवेज अभी हम उसको यहां नहीं लिख रहे हैं। अब हमने समझा है कि जो कैप्सूल है, इसमें जो कैप्सूल है उसमें स्पोर मदर सेल्स हैं, स्पोर मदर सेल्स इन कैप्सूल। अब नेचुरली स्टूडेंट्स अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो उसके हर सेल डिप्लॉइड होगा, चाहे वो एपोफाइसिस हो, एयर सैक्स हो, एयर सैक्स में ट्रैबिक्यूली हो, चाहे वो उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो हो, चाहे फोटोसिंथेटिक सेल्स हो, चाहे वो लिड सेल्स हो, ऑपरक्यूलम हो, हर सेल विल बी डिप्लॉइड। तो ये स्पोर मदर सेल्स भी कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। अब स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, तो ये हुआ मियोसिस और इस मियोसिस को हम कहेंगे स्पोरिक मियोसिस। और ये डिफरेंस है एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस हुआ था, यहाँ स्पोर बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है। 1 स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनेंगे और क्योंकि वो स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं हम उन्हें मियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। और ब्रायोफाइट्स में सभी स्पोर्स एक से होते हैं तो हम उन्हें होमोस्पोर्स कहते हैं। हम टेरिडोफाइट्स में देखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ स्पोर्स छोटे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, कुछ बड़े मेगा स्पोर्स। माइक्रो वाले मेल बनाएंगे आगे जाकर, मेल गैमेटोफाइट, और मेगा वाले फीमेल। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सब एक से हैं, तो इनसे बना स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे होंगे? ये मियोसिस के बाद बने हैं तो ये हैप्लॉइड है, यानी
ये पहला स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड बन रहा है इतनी देर बाद। जाइगोट पहला डिप्लॉइड था, उसके बाद सब कुछ डिप्लॉइड है, ये पहला हैप्लॉइड है, यानी यहां से गैमेटोफिटिक की स्टार्ट हो गया है। तो स्पोर को कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाम से क्या लगता है, अगर अपन ने कंसेप्ट नहीं समझा, स्पोर मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट होगा, नहीं, स्पोर हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। जाइगोट डिप्लॉइड है, वो फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइट का। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, मैं यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको ध्यान रहे। होमोस्पोरस होते हैं जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, होमोस्पोरस ऑल। अब ये स्पोर्स कैप्सूल के अंदर बन गए हैं, अब इनको रिलीज करवाना है ताकि सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाएं और जर्मिनेट करें। अब इसका जर्मिनेशन डिफरेंट है मॉसेस में एंड साथ में लिवरवर्ट्स में। देखो लिवरवर्ट्स में तो बहुत सिंपल होगा, ये स्पोर गया, बाहर निकलेगा कैप्सूल से, रिलीज होगा। जो इलेटर्स हैं वो स्पोर ट्रू इलेटर्स पड़े थे, वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे, वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, फूलेंगे तो प्रेशर पड़ेगा कैप्सूल के ढक्कन पे, लिड पे, कैप्सूल का लिड ओपन होगा, माउथ ओपन होगा, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे एयर में, वो सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे, वहां जाकर वो राइजोइड्स डेवलप करेंगे सबसे पहले ताकि वो अटैच हो जाएं सबस्ट्रेटम से और जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे, राइट। सो यहां मैं लिखती हूं डायरेक्ट जर्मिनेशन इन लिवरवर्ट्स, जिसमें मार्केंशिया, रिकेशिया, पोरेला ये सब आ जाएगा। तो यहां तो डायरेक्ट जर्मिनेशन हो गया, ऑफ कोर्स रिलीज हुए, सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गए और जर्मिनेशन हो गया। लेकिन जो मॉसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होता, उनमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। कैसे होता है समझिएगा, ये देखिए, पहले बीच में एक स्टेज बनती है, उसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा, एक्चुअली प्रोटोनीमा भी दो तरह के बनते हैं, पहले स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर उससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। उन सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे बड्स होती हैं, वो बड्स से फिर गैमेटोफाइट बनता है। ये गैमेटोफाइट कैसा है, लीफी गैमेटोफाइट है। अगर हम बात करेंगे किसकी, मॉसेस की, तो मैंने अभी नहीं लिखा है यहां पे, पर ये अडल्ट गैमेटोफाइट है, मैच्योर गैमेटोफाइट है जो लीफी होगा अगर हम मॉसेस की बात करें। तो प्रोटोनीमा पे बड्स हैं। अब एक्चुअली ये कैसे हुआ है, प्राइमरी प्रोटोनीमा, देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर बड्स हैं, लेटरल बड्स, उन लेटरल बड्स से फिर लीफी गैमेटोफाइट बना है, जो डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे होता है ये, लाइक दिस। ये स्टोरी मॉसेस में है। तो प्रोटोनीमा पे बड्स हैं और फिर बड्स जर्मिनेट करेंगी इनटू गैमेटोफाइट। ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है, डायरेक्ट स्टेज नहीं आई। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये भी गैमेटोफाइट है, पर ये कैसा गैमेटोफाइट है, ये जुवेनाइल गैमेटोफाइट है, इमैच्योर गैमेटोफाइट है, एक इंटरमीडिएट गैमेटोफाइट स्टेज है। इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर्स का इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ है, जर्मिनेशन, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि लाइफ जो है यहां से, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ इधर से, यहां से डिप्लॉइड हो गई है। डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। जब तक कि मियोसिस नहीं हुआ तब तक सब डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड फेज है, डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट स्टेज है। ये स्पोरोफाइट जो मॉसेस के केस में पार्शियली डिपेंडेंट है, लिवरवर्ट्स के केस में कंप्लीटली डिपेंडेंट है 2n। और बाकी जो पूरा पार्ट है, स्पोर्स, प्रोटोनीमा, अडल्ट गैमेटोफाइट, सेक्स ऑर्गन्स और गैमीट्स, ये सब कुछ हैप्लॉइड है या गैमेटोफिटिक बॉडी का पार्ट है, यानी n है। तो यहां पर हमने देखा कि एल्गी में
सिर्फ हैप्लॉइड बॉडी थी, बस जाइगोट स्पोरोफिटिक बनता था, बट यहां पर दोनों स्टेजेस क्लियरली विजिबल हैं। इसे हमने हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा था। तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, मियोसिस कहां मिलता है, स्पोर्स के बनने के टाइम, कोई भी ब्रायोफाइट हो चाहे, डायरेक्ट क्वेश्चन, और दोनों स्टेजेस मिलेंगी, भले ही इंडिपेंडेंट नहीं है, भले ही स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पे पार्शियली या टोटली, बट फिर भी दोनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन ऑल ब्रायोफाइट्स। सारे क्वेश्चंस हैं हेटेरोमॉर्फिक एंड स्पोरिक मियोसिस। तो अब इसकी लाइफ साइकिल को हम कैसे कह सकते हैं? क्या मैं इसे हैप्लॉन्टिक कहूं केवल? नहीं। क्या मैं इसे केवल डिप्लॉन्टिक कहूं? नहीं। क्या मैं इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहूं या थोड़ा बेटर डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहूं? बताइए भाई। जो पहले आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज है। यहां पे डोमिनेंट क्या है? जो इंडिपेंडेंट स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज हैप्लॉइड पर डिपेंडेंट है, तो हम हैप्लॉइड वर्ड पहले लिखेंगे, तो इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। हम आगे के क्लास में टेरिडोफाइट्स जब पढ़ेंगे वहां भी दोनों स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स। वहां पर मेन डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है, तो वहां हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक लिखते हैं, यहां हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिख देते हैं और प्रॉपर अच्छा लिखने के लिए। पर मान लो अगर ऑप्शन आए कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ऑल ऑफ दी अबव, तो फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक में आंसर लगा देना, ठीक है। बट अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी लिखा हुआ है तो वो बेटर चॉइस होगी। तो अब मैं यहां पर लिखती हूं कैसी है इसकी लाइफ साइकिल, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जबकि एल्गी की थी हैप्लॉन्टिक। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे, उनकी बात अपन नहीं कर रहे अभी एल्गी में। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इस लाइफ साइकिल से कवर कर लिए। अब हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 1 कि ये स्पोर्स का डिस्पर्जल कैसे होगा, और नंबर 2 ये प्रोटोनिमा क्या बला है, और नंबर 3 ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये 3 बातें हमें पढ़नी है। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाती हूं। अब मैं इसको रब कर रही हूं, ये आपने अच्छे से समझ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराफाइसिस, पेरिगोनियल लीव्स क्या हैं, पेरिकीटियल लीव्स क्या हैं, मेल हेड, फीमेल हेड, ये सारे सब पे क्वेश्चन आते हैं। इसको भी एक बार हम रिमूव कर देते हैं। अब यहां देखिए, ये जो फ्यूनेरिया का प्लांट है, फ्यूनेरिया मैंने बताया था ऐसा सांप के फन से आप, ये पार्ट तो इसका गैमेटोफाइट है, दिस इज गैमेटोफाइट, और इसके ऊपर अटैच्ड है ये स्पोरोफाइट है, दिस इज स्पोरोफाइट, फन की तरह। अब आप देखो, ये जो स्पोरोफाइट है ये ग्रीन है। गैमेटोफाइट तो सबका इंडिपेंडेंट है ही, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन यहां पर स्पोरोफाइट भी ग्रीन है। इसीलिए फ्यूनेरिया का एक और नाम है स्टूडेंट्स, अच्छे से रटा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस भी कहते हैं। नाउ फ्यूनेरिया में अगर आप देखें तो इसका जो सीटा है वो काफी लंबा है, तो ये ऐसा लग रहा है पूरा जैसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, या कॉर्ड, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे कॉर्ड मॉस भी कहते हैं। कॉर्ड या रस्सी जैसा है तो इसे रोप मॉस भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम हैं, रोप मॉस। ऑल दीज आर नेम्स ऑफ फ्यूनेरिया because of its appearance and because of presence of photosynthetic tissue. अब आइए हम स्पोर डिस्पर्जल समझते हैं। देखिए स्पोर डिस्पर्जल, अब हमने पढ़ लिया है कि लिवर वर्ड्स जो हैं उनमें तो इलेटर्स होते हैं, ट्रू इलेटर्स, उसके थ्रू स्पोर डिस्पर्जल होता है। हॉर्न वर्ड्स जो होते हैं उनमें सूडो इलेटर्स होते हैं, उनके थ्रू स्पोर डिस्पर्जल होता है। पर हमने पढ़ा था कि स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म इज मोर इलैबोरेट, मोर एडवांस्ड इन मॉसिस एज कंपेयर टू दैट इन लिवर वर्ड्स। बस एनसीईआरटी की उसी लाइन को अब हम समझने वाले हैं, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देती हूं, समझिएगा कैसे होगा ये।
देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पे पेरिस्टोम टीथ होते हैं, कैसे बनाया था आपको अगर याद हो, हमने इस तरह से कैप्सूल बनाया था लास्ट क्लास में। ये यहाँ पर कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ये 2 स्पोर सैक्स थे, ऐसे बना देते हैं। ये बीच में कॉल्यूमेला था, मैं बना नहीं रही हूं। यहाँ पर एयर सैक्स थे ट्रैबिक्यूली के साथ, राइट। ये कंडक्टिंग टिश्यू था, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड्स। यहाँ पर पूरा फोटोसिंथेटिक टिश्यू थे, सेल्स थे, क्लोरेनकाइमा, ये सब कुछ इधर भी थे। इनफैक्ट ग्रीन कलर का है इसीलिए ये सब हमने। इस लिड को हमने ऑपरक्यूलम कहा था, यहाँ पे ऑपरक्यूलम सेल्स होंगे और ये सब स्पोरोफिटिक है तो सब डिप्लॉयड होगा। और यहां पर मैंने टीथ बनाए थे अगर आपको याद हो, ऐसे, इन्हें हमने पेरिस्टोम टीथ कहा था और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पोर डिस्पर्सल के लिए। कैसे आप समझिएगा, देखिए यहां पे स्पोर मदर सेल्स हैं तो इनमें स्पोर्स बन रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया हुआ है, which cell in sporophyte of bryophytes is haploid? Only spores, बाकी सब डिप्लॉइड है, सिर्फ जो स्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड होता है। ओनली हैप्लॉइड स्टेज इन द कैप्सूल और इन द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। फिर वो रिलीज हो जाएंगे। एक्चुअली वो गैमेटोफाइट का ही पहला सेल है, अभी जब तक अंदर है तब तक हम उसको स्पोरोफाइट का सेल कह रहे हैं, बट एक्चुअली गैमेटोफिटिक सेल है वो, फर्स्ट सेल है गैमेटोफाइट का। एनीवेज, अब देखो क्या कहानी होगी। इन पेरिस्टोम टीथ की बात कर रहे हैं, इन मॉसेस दिस अकर्स बाय पेरिस्टोम टीथ, पेरिस्टोम टीथ। एक्चुअली 32 टीथ होते हैं, 32 दांत, जैसे हमारे भी 32 दांत हैं ऐसे ये 32 होते हैं, पर ये 2 रोज में है। देखो एक ये रो और एक ये रो, सो ये 2 रोज में है, ठीक है। एक आउटर रो है, आउटर रो इसमें 16 टीथ है और एक इनर रो है इसमें भी 16 टीथ है, 16 टीथ है। आपको बना के दिखाती हूँ दोबारा। जैसे ये सपोज आउटर रो, ये इनर रो, ऐसे ही इधर इनर रो, आउटर रो। आउटर रो जो है ये देखो, उसमें ऐसे बैंड्स हैं, इनर रो में ऐसा कुछ नहीं है। सो जो वाले टीथ हैं, या हम इसे कह देते हैं आउटर पेरिस्टोम। पेरिस्टोम मतलब स्टोमा मतलब माउथ, ये माउथ के चारों तरफ हैं, तो पेरिस्टोम टीथ। इनमें एक तो बैंड्स प्रेजेंट है और ये जो बैंड्स है स्टूडेंट्स, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर को रिटेन कर सकते हैं, तो मैंने हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स कहते हैं। ये यहां पे प्रेजेंट है जबकि ये यहां पे एब्सेंट है, राइट। दोनों 32 हैं। अब ये क्या करेंगे समझना, 2 कंडीशन होगी। सपोज करो वेट कंडीशन है, अच्छी नमी है, देखते हैं तब बाहर निकलते हैं, डिस्पर्स होते हैं, या ड्राई कंडीशन में होते हैं, देखते हैं। देखिए वेट कंडीशन में क्या होगा, ये खूब सारा पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो हैवी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे ना तो ये ऐसे अंदर की तरफ झुकेंगे वेट के कारण, तो माउथ क्लोज हो जाएगा, तो उस टाइम पर स्पोर्स बाहर नहीं जाते हैं। तो वेट कंडीशन में दे एब्जॉर्ब वाटर, सो दे विल बिकम हैवी एंड टर्जिड, और ऐसा होगा तो ये झुकेंगे नीचे की तरफ, बेंट डाउनवर्ड्स, और ऐसा होगा तो माउथ क्लोज हो जाएगा, माउथ ऑफ कैप्सूल क्लोज, और जब वो क्लोज हो जाएगा और डिस्पर्सल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भारी हो गए और भारी होके ऐसे बंद कर दिया मुंह इन्होंने। अब जब ड्राई कंडीशन आएगी तो ये वाटर को लूज करेंगे, लूज करेंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो ये फिर ऐसे हो जाएंगे और माउथ खुल जाएगा और अब स्पोर्स बाहर जा सकते हैं। सो ड्राई कंडीशन में क्या हुआ, लूज वाटर, तो ये लाइट हो जाएंगे, हल्के लाइटर, और लाइटर होंगे तो एक्सपोज आउटवर्ड्स, स्ले या मूव आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स मूव करेंगे तो माउथ ऑफ कैप्सूल ओपन, और माउथ ओपन होगा तो स्पोर डिस्पर्सल होगा।
तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये भारी हो रहा है पानी एब्जॉर्ब करके, पानी कब एब्जॉर्ब करेगा? जब खूब पानी है। तो भारी होकर तो ये ऐसे बंद कर देंगे माउथ को, लेकिन जब ये हल्के होंगे, जब पानी लूज करेंगे तो ये वापस ऐसे खुलेंगे और उस कारण से स्पोर डिस्पर्जल होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, स्पोर डिस्पर्जल कब हो रहा है स्टूडेंट्स? ड्राई कंडीशन में। और जब ड्राई कंडीशन के टाइम पर प्लांट स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं उसे जीरो चेसी कहते हैं। सो मॉसेस में जो स्पोर डिस्पर्जल है वो क्या शो करता है? जीरो चेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जीरो चेसी का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है स्पोर डिस्पर्जल इन जीरोफिटिक कंडीशंस। और जीरोफिटिक कंडीशंस हम जानते हैं ड्राई कंडीशंस को बोलते हैं, जैसे डेजर्ट प्लांट्स को जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। सो इन ड्राई कंडीशंस या जीरोफिटिक कंडीशंस। और वो क्यों, कैसे, वो हमने समझा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइट्स में जीरो चेसी देखने को मिलती है। नाउ फिर ये इनर का क्या काम है? ये तो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प कर नहीं रहे, तो ये हेल्प कर रहे हैं स्पोर डिस्पर्जल में। मैं लिख देती हूं रोल इन स्पोर डिस्पर्जल। तो जनरल क्वेश्चन आएगा तो पेरिस्टोम टीथ, पर पेरिस्टोम में भी एक्चुअली कौन से वाले? बाहर की जो रोज हैं वो वाले। फिर इसका क्या काम है स्टूडेंट्स? इसका काम इतना सा है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो जब ये ओपन होंगे तो माउथ बहुत चौड़ा होगा, तो बहुत सारे स्पोर्स निकल जाएंगे। हमें एक लिमिटेड, हमें उसे कंट्रोल्ड वे में रिलीज करना है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली एक छलनी की तरह काम कर रहे हैं। वो जो एरिया है जो माउथ का, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके रख रहे हैं। तो एक्चुअली ये पेरिस्टोम टीथ एक वैल्व की तरह काम कर रहे हैं। जो बंद है तो स्पोर डिस्पर्जल नहीं होगा, खुलेंगे तो स्पोर डिस्पर्जल होगा। सो पेरिस्टोम टीथ जो है, मैं यहां लिख देती हूं एक्ट लाइक वैल्व्स फॉर स्पोर डिस्पर्जल। इज इट क्लियर? तो आप देखिए कितना इलैबोरेट मैकेनिज्म है मॉसेस के अंदर फॉर स्पोर डिस्पर्सल। आप इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं ये प्रोटोनिमा का क्या लफड़ा है। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स। यहां पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो आउटर वाले टीथ हैं उन्हें एक्सोस्टोम कह देते हैं, एक्सोस्टोम टीथ। और जो इंटरनल वाले हैं उन्हें ऑफ कोर्स एंडोस्टोम टीथ कह देंगे। स्टोम मींस माउथ, माउथ पर ये टीथ है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट आफ्टर डिस्पर्जल। ये जो स्पोर्स हैं, अगर लिवरवर्ट है तब तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएंगे और जो इनका थैलस लाइक गैमेटोफाइट है उसे फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर मॉसेस हैं तो एक प्राइमरी स्टेज बनाएंगे, एक जुवेनाइल स्टेज बनाएंगे जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। सो स्पोर जर्मिनेशन इन मॉसेस, एंड दिस इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब देखो स्पोर तो गैमेटोफाइट बन ही गया है, लेकिन ये दो गैमेटोफाइट्स बनाएगा, पहले इमेच्योर गैमेटोफाइट जिसे प्रोटोनिमा कह रहे हैं और फिर मैच्योर गैमेटोफाइट। इनडायरेक्ट थ्रू प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा या जुवेनाइल गैमेटोफाइट स्टेज। एनसीईआरटी में लिखा है कि दो गैमेटोफाइट स्टेज मिलती हैं मॉसेस के अंदर, जुवेनाइल एंड अडल्ट। जुवेनाइल एंड अडल्ट। अडल्ट तो वो लीफी है ही। देखो क्या होता है, ये एक स्पोर है, ये रिलीज हुआ, डिस्पर्जल हुआ, सूटेबल सबस्ट्रेटम पर गया, लैंड करा, लैंड करके अभी डायरेक्ट वो लीफी गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाता है क्रीपिंग, रेंगता हुआ, मतलब जो सरफेस के पैरेलल है। लीफी गैमेटोफाइट तो ऐसा बनाया था इरेक्ट, ये पैरेलल है। हालांकि इसकी कुछ ब्रांचेस पैरेलल होती हैं और कुछ इरेक्ट भी बनती हैं। ये जो इरेक्ट वाली ब्रांचेस स्टूडेंट्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सो ये फोटोसिंथेटिक होती है बट लिमिटेड ग्रोथ होती है, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है प्रोटोनिमा है। कैसा है ये? क्रीपिंग है। हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए। ग्रीन है और अब ये ब्रांचिंग शो करता है, ये देखिए ये ब्रांचिंग शो हो गई लाइक दिस। सो ब्रांच्ड है और फिलामेंट के जैसा है, एंड फिलामेंटस, फिलामेंटस।
So spores germinate into a creeping green branched and filamentous structure which is called protonema. और जो प्रोटोनीमा स्पोर से जनरेट हो रहा है उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं. ये क्वेश्चन आता है, जो स्पोर से बनेगा वो प्राइमरी प्रोटोनीमा. फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है, ऑफ कोर्स ये खुद जिंदा रह सकता है, इसका फूड खुद बना सकता है, ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट होंगे. अब इसमें ब्रांचिंग हुई, और जब ब्रांचिंग हुई तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने. तो सपोज ये एक और प्रोटोनीमा बन गया, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. इन्हें सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहेंगे. किसी भी ब्रांच से सेकेंडरी प्रोटोनीमा. तो ध्यान रखिए, प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या होता है? विच डेवलप्स फ्रॉम स्पोर. जो स्पोर से सबसे पहले बनेगा वो प्राइमरी, और प्राइमरी से जो बनेंगे वो सेकेंडरी. डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा. फिर इनमें ब्रांचिंग होगी वो भी सेकेंडरी कहलाएंगे, फिर उनमें ब्रांचिंग होगी वो भी सेकेंडरी कहलाएंगे. और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है इनमें लेटरल बड्स होती हैं. लेटरल बड्स, सपोज यहां पर ये बड है, लेटरल बड. अब ये बड जर्मिनेट करेगी, दिस विल जर्मिनेट, और ये बनाएगा स्टूडेंट्स अडल्ट गैमेटोफाइट, या जिसे हम लीफी गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसका हम डायग्राम बनाते हैं, जिसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं. इरेक्ट होता है, खड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लेटा हुआ नहीं है. इससे बनेगा लीफी या अडल्ट गैमेटोफाइट. तो ध्यान रखिए, मॉसेस में गैमेटोफाइट जो है उसकी 2 स्टेजेस हो गई. हालांकि ये दोनों ही डेफिनेटली हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है, क्योंकि स्पोर ही हैप्लॉइड है, तो सब हैप्लॉइड है, सब गैमेटोफाइट है. बट ये प्रोटोनीमा चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये जुवेनाइल गैमेटोफाइट है, इमैच्योर गैमेटोफाइट है, जबकि ये लीफी गैमेटोफाइट है, अडल्ट गैमेटोफाइट है. अब क्या डिफरेंसेस हैं अगर कोई कहे इन दोनों के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये क्रीपिंग है, ये इरेक्ट है, लिखा है एनसीईआरटी में क्लियरली, ये इरेक्ट है. स्लेंडर एक्सिस होगी इसकी, खड़ी हुई एक्सिस है, जो कोलॉइड बनाया है, स्लेंडर एक्सिस, और उस पर लीव्स हैं. यहां ऐसा लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर लीव्स हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. ऑफ कोर्स ये भी ग्रीन है, तो वो कॉमन पॉइंट हम नहीं लिख रहे हैं, बट ये फिलामेंट की तरह था, क्रीपिंग था, रेंगता हुआ, ये खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, और यहां पर स्पाइरली अरेंज लीफ. लीफ क्या, एक्चुअली वो फिलॉइड्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये डिफरेंस है. अब जैसे ही अडल्ट गैमेटोफाइट बन जाता है, ये डीजनरेट कर जाता है, यानी कि ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, शॉर्ट लिव्ड. जैसे ही अडल्ट बना देगा, अब ये गायब हो जाएगा, ये लॉन्ग लिव्ड है, फिर यही जिंदा रहेगा बहुत टाइम तक, जब तक एज है. अब मैं आपसे पूछती हूं, बताइए सेक्स ऑर्गन्स कहां मिलेंगे? जुवेनाइल प्रोटोनीमा पे या अडल्ट गैमेटोफाइट पे? जुवेनाइल गैमेटोफाइट पे या अडल्ट गैमेटोफाइट पे? बताइए. ऑफ कोर्स अडल्ट गैमेटोफाइट पे. सो यहां पर दे बियर सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, वो सब यहां बनेंगे अडल्ट में. तो नेचुरली वो भी हैप्लॉइड होंगे, और फिर उनसे माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे, और फिर वो कहानी शुरू हो जाएगी. तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटोनीमा है वो गैमेटोफाइट ही है, पर वो जुवेनाइल गैमेटोफाइट है, इमैच्योर गैमेटोफाइट है. चाहे वो स्पोर से डायरेक्ट बनने वाला प्राइमरी प्रोटोनीमा हो, चाहे वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो. फिर बड्स से लीफी अडल्ट गैमेटोफाइट बनता है, जो लॉन्ग लिव स्टेज होती है. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है मॉसेस में, जबकि अगर वो लिवरवर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर जो है वो डायरेक्टली जो भी उनका गैमेटोफाइट है वो बना देता है. राइट? Now students, this is all about the sexual reproduction. Now let's have a look what happens during asexual reproduction. तो अब मैं इसे रब कर देती हूं. आई होप आपको समझ आ गया. इसीलिए जब हमने मॉसेस की ट्रिक पढ़ी थी तो मैंने मॉसा जी की प्रतिमा पर यानी प्रोटोनीमा पर पत्तियों का हार चढ़ाया था, यानी लीफी गैमेटोफाइट. तो वहां पर 2 स्टेजेस की हमने दोनों के नाम लिख दिए थे.
हमने प्रोटोनीमा जो जुवेनाइल गैमेटोफाइट था और लीफी गैमेटोफाइट जो अडल्ट गैमेटोफाइट है। ये फर्स्ट सेल है होमोस्पोरिक और स्पोरिक मियोसिस। चलो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हाल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम बात करते हैं मॉसिस की। मॉसिस में क्या सिचुएशन होती है? मॉसिस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो प्रोटोनीमा बना है ना, उसी में से या तो उसके कुछ पीसेस टूट जाएं, फ्रैगमेंट्स, तो वो न्यू प्रोटोनीमा और फिर न्यू गैमेटोफाइट बना देंगे, या उसमें बड्स निकल जाएं, वो बड्स पेरेंट से सेपरेट हो जाएं तो वो न्यू लीफी गैमेटोफाइट बना देंगे प्रोटोनीमा में से। तो यहां पर कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो बुक्स में ये कैसे बना रहता है स्टूडेंट्स? ये साइकिल होगी और ये प्रोटोनीमा है, इसमें ऐसा बना देते हैं लाइक दिस, ऐसे, और इसको लिख देते हैं यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब इस प्रोटोनीमा में से, ऑफ कोर्स सेकेंडरी प्रोटोनीमा में से बड्स निकलेंगी या फ्रैगमेंटेशन होगा, पीसेस टूटेंगे और वो फिर से नया प्रोटोनीमा और फिर गैमेटोफाइट बना देंगे। तो एक्चुअली एसेक्सुअल नहीं है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, पर एनसीईआरटी में एसेक्सुअल लिखा है। वैसे तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू मानते हैं, माइटोस्पोर्स। हमने अच्छे से पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स में कि ब्रायोफाइट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है थ्रू माइटोस्पोर्स, वहां पर तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल मतलब मियोसिस नहीं हो रहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, गैमीट्स नहीं बन रहे, वो एसेक्सुअल है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, तो यहां पे फ्रैगमेंटेशन हो गया और बडिंग, दो तरीके हो गए, और ये प्रोटोनीमा में होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। अब लिवरवर्ट्स में क्या सिचुएशन है? लिवरवर्ट्स में स्टूडेंट्स फ्रैगमेंटेशन से तो होता ही है, एंड बाय जेमा। जेमा सिंगुलर है, जेमी प्लूरल है। फ्रैगमेंटेशन तो ठीक है, ये तो हमें पता है, थैलस का कोई भी हिस्सा टूट गया और फिर उससे बन जाएगा, लेकिन ये जेमा क्या है? इन थैलाई या थैलस। अब मैं फ्रैगमेंटेशन नहीं, जेमा की डिस्कस करने वाली हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस जेमे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन से ग्रुप में जेमा बनते हैं? ब्रायोफाइट्स में। उसमें भी किस में बनते हैं? लिवरवर्ट्स में। हम मार्केंशिया का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और ये कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? सेक्सुअल में नहीं, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होता है समझिएगा। मैं यहां मार्केंशिया का थैलाई बना रही हूं। ये सपोज, अब हमें पता है मार्केंशिया जो है स्टूडेंट्स, एक बात अच्छे से ध्यान रख लेना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि मार्केंशिया जो है वो यूनिसेक्सुअल है, डिफरेंट थैलाई पे मेल और सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। बाकी सब जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं सब में सेम थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो सपोज ये मैंने बनाया मेल मार्केंशिया, मेल है तो ये एंथ्रीडियोफोर होगा, यहां पर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, या फीमेल बना लो, एक ही बात है। तो ये आर्चिगोनियोफोर होगा और इस तरह से यहां पर आर्चिगोनिया होंगे। यहां पर हमने राइजोइड्स बना दिए थे वेंट्रल सरफेस पे, और अब अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें थैलस में, इन्हें जेमा कप्स कहते हैं। मैं एक ही में नेम कर रही हूं, जेमा कप्स। इनके अंदर जेमा बनेंगे। क्या है जेमा स्टूडेंट्स? जेमा जो है ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो ऐसा होता है, 8 शेप का, 8 ऐसा लिखते हैं ना अपन, ये 8 ऐसा स्ट्रक्चर है। ये मैंने एक बनाया है जेमा, प्लूरल जेमी हो जाएगा। ग्रीन कलर के हैं ये जेमा, और ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। 8 शेप के हैं ये, इन जेमा कप्स के अंदर बनते हैं और फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं जो जेमा बन रहे हैं, और वो न्यू थैलस को फॉर्म कर सकते हैं। सो ये क्या है? ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव, एक ही बात है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ये
मियोसिस से नहीं बने होंगे, क्रॉसिंग ओवर कोई जीन्स का एक्सचेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, जैसा थैलस के सेल्स हैं वैसे ही होगा। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कहां फॉर्म हुए हैं, आइए देखते हैं। फॉर्म्ड इन, ये रिसेप्टिकल है, कप्स हैं, फॉर्म्ड इन रिसेप्टिकल्स ऑन थैलाई कॉल्ड, इन रिसेप्टिकल्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जेमा कप्स, कॉल्ड जेमा कप्स। तो जेमा कप्स क्वेश्चन आता है कहां मिलता है, गैमेटोफाइट पे या स्पोरोफाइट पे, बताइए। अभी देख रहे हो आप, ये क्या है, ये तो स्पोरोफाइट ही तो है ये। सो जेमा कप्स कहां मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये हमेशा स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट पर मिलेंगे। तो जेमा कप्स भी हैप्लॉइड हैं और जेमी भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही आप समझ रहे हैं। सो ये हैप्लॉइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। ग्रीन है, होने भी चाहिए, क्योंकि जब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच करेंगे तो इन्हें अपने सर्वाइव करना पड़ेगा जब तक लीफी गैमेटोफाइट ना बने। सो ग्रीन है, 8 शेप के हैं, 8 शेप्ड। और ये क्या करेंगे, ये डिटैच फ्रॉम पेरेंट थैलस and germinate into new thalli on suitable substratum. Of course एक substratum तो चाहिए। तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं, डिटैच होंगे और फिर न्यू थैलाई बना देंगे। ऑफ कोर्स डायरेक्ट गैमेटोफाइट ही बना रहे हैं, ये न्यू थैलाई भी हैप्लॉइड ही होगा। सो जेमा कप्स गैमेटोफाइट के ऊपर हैं, थैलाई के ऊपर हैं, डोमिनेंट प्लांट बॉडी के ऊपर हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं। जो जेमी बनेंगे वो भी हैप्लॉइड हैं और उनसे फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड होगा। अब यहां पर कैसे बनते हैं, एक जेमी से कितने थैलस बनते हैं समझिएगा। एक, ये इसके 2 नॉचेस हैं, तो एक थैलाई यहां से बन जाएगा और एक थैलाई यहां से बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, मैं यहां पर लिख रही हूं, वन जेमा से जर्मिनेशन पर, ऑन जर्मिनेशन 2 थैलाई बनते हैं, 2 थैलाई। इज इट क्लियर, 2 थैलाई, 2 नॉचेस से, एक इधर और एक इधर, 2 थैलाई बनते हैं। दिस इज अबाउट जेमा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल है ये, जेमा कप्स के अंदर बन रहा है, हैप्लॉइड है, ग्रीन है, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर न्यू थैलाई बना रहा है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है, अब ये कंप्लीट होता है मार्केंशिया, और मार्केंशिया इकलौता यूनिसेक्सुअल या डायोशियस ब्रायोफाइट है। तो ये इसका मेल मार्केंशिया या मेल थैलस हो गया और ये फीमेल मार्केंशिया या फीमेल थैलस हो गया, राइट? इसको नोट डाउन करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मुझे बताइए कि ये जो जेमा है ये मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है? बताइए, क्या दिख रहे हैं आपको? ये इसको हटा देते हैं अपन। ऑफ कोर्स मल्टी सेल्यूलर हैं, कितने सारे सेल्स के बने हुए हैं, देखिए कितना बड़ा सा है ये। तो अब मैं यहाँ पर एक और वर्ड को ऐड करती हूँ, ये हैप्लॉइड हैं, ये ग्रीन हैं और ये मल्टी सेल्यूलर हैं और सारे सेल्स इसके हैप्लॉइड होंगे ऑफ कोर्स। अब मैं आपसे पूछती हूं, इसकी स्टॉक है या नहीं? बनाया ही मैंने ऐसे था। सो यस, दे आर स्टॉक्ड। हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। सो दे आर ग्रीन, दे आर मल्टीसेल्यूलर, they are haploid, they are stalked, they are asexual structures, they will detach from parent body and they will form new thalli. One gemma will form 2 new thalli, right? So this is all about asexual reproduction in bracts, जिसमें हमने अच्छे से समझा कि ये जो asexual reproduction है ये fragmentation and budding in secondary protonema के थ्रू होगा मॉसेस में, और फ्रैगमेंटेशन एंड जेमा फॉर्मेशन के थ्रू होगा इन लिवरवर्ट्स। नाउ मैं यहां पर क्विकली कुछ कॉमन ब्रायोफाइट्स के नाम लिख रही हूं, जैसे ये सब नाम आपने सुने हुए हैं ऑलरेडी,
तो मैं इनको फटाफट लिख देती हूं। बक्सबॉमिया, याद है ना क्या था, अभी आपसे पूछूंगी। बक्सबॉमिया। नाउ एक हमने पढ़ा था पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम और एक स्फैगनम। मार्केंशिया और रिक्शिया मैंने यहां नहीं लिखा है। फ्यूनेरिया के नाम हमने पढ़ लिए, इसे रोप मॉस या कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस कहते हैं, क्यों वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नाउ क्रिप्टोथैलस और बक्सबॉमिया जो है ये दोनों सैप्रोफिटिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, डेड डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, पर एक डिफरेंस है, ये सैप्रोफिटिक लिवरवर्ट है और ये सैप्रोफिटिक मॉस है। तो अगर सैप्रोफिटिक मॉस करके क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर होगा, और लिवरवर्ट करके आएगा तो ये आंसर होगा। नाउ पॉलीट्राइकम जो है इसको इसके शेप के कारण हेयर कैप मॉस कहते हैं, हेयर कैप मॉस, ये डायरेक्ट लर्न करना है। और अब मैं आपको स्फैगनम का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। एनसीईआरटी में मार्केंशिया का डायग्राम है जो हमने याद किया, अम्ब्रेला, लड़की अम्ब्रेला लेती हैं, लड़के कैप लगाते हैं, उससे ध्यान रखेंगे हम। जेमा कप्स भी हमने देख लिए, राइजोइड्स देख लिए। फिर फ्यूनेरिया का डायग्राम है जो मैंने फन जैसा बताया आपको, सांप के फन जैसा स्पोरोफाइट दिख जाएगा। और एक स्फैगनम का डायग्राम है ऐसा। अब स्फैगनम किस में पढ़ा है अपन ने, मॉसेस में पढ़ा है, ये एक मॉस है तो इसमें भी लीफी गैमेटोफाइट होगा। तो इस तरह से ये कोलॉइड है, ये मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स हैं, और इसमें भी कई सारी ऐसी लीफी ब्रांचेस हैं लाइक दिस, जिनमें से कुछ मेल ब्रांचेस होंगी और कुछ ऑफकोर्स ब्रांचेस होंगी। तो एनसीईआरटी में लेबल्ड है, एक मेल ब्रांच बना हुआ है, एक फीमेल ब्रांच बना हुआ है। ये ऑफकोर्स मेन एक्सिस है या स्टेम कह सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसके राइजोइड्स हैं। ये स्फैगनम का डायग्राम बना हुआ है। इसको कैसे याद रख सकते हो, मैंने कैसे याद रखा था, स्फैग हैग, हैग मतलब हग, हग मतलब किसी को गले लगाना। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लिपट रहे हैं आपस में, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्फैगनम। अब स्फैगनम के बहुत सारे नाम हैं, वो क्यों है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक नाम है इसका बॉग मॉस, अभी हम समझेंगे बॉग का क्या मतलब है। एक नाम है इसका क्वैकिंग बॉग मॉक्स, क्वैकिंग मॉस या क्वैकिंग बॉग मॉस। एक नाम है इसका स्टूडेंट्स पीट मॉस, ये सारे क्वेश्चंस हैं, पीट मॉस। एक नाम है इसका एब्जॉर्बेंट कॉटन मॉस या कॉटन मॉस, कॉटन मॉस। क्या क्या नाम हो गए, पीट मॉस, कॉटन मॉस। एक और नाम है इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कारपेट मॉस या टर्फ मॉस। हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों ये नाम दिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, और वहां पर आपको ये नाम भी क्लियर हो जाएंगे कि क्यों दिए गए हैं। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं कि स्फैगनम को ये सारे नाम क्यों दिए गए हैं और आखिर क्या इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इनकी बहुत कम है, एनसीईआरटी में लिखा है। इकोनॉमिक मतलब जिनसे पैसा मिले, ऐसी इंपॉर्टेंस कम है, ऐसे प्रोडक्ट्स कम मिलते हैं, पर इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है अभी अपन समझते हैं। तो लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट रोल इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। देखते हैं कैसे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, इकोलॉजिकल ज्यादा है। फर्स्ट यूज इसका, स्टूडेंट्स जो मॉसेस होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी मॉसेस पर्टिकुलरली, उसमें भी पर्टिकुलरली स्फैगनम की अगर हम बात करें, ये ग्रुप्स में रहते हैं तो इनकी ग्रिगेरियस हैबिट है। तो ये क्या करेंगे, जैसे एक लैंड है और उस पर ग्रुप्स में है ये, तो ऐसा लगता है जैसे, और ग्रीन कलर के होते हैं, हमें पता है फोटोसिंथेटिक है इनकी जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा एक मैट बिछा देते हैं उस मिट्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर।
अब इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। जब बारिश आएगी तो तेज बारिश क्या करती है? मिट्टी को बहा ले जाती है, सॉइल का इरोजन कर देती है। ये जो है उस पर बिछे हुए हैं और इनके राइजोइड्स हैं, उन्होंने उस लैंड को होल्ड किया हुआ है, उस मिट्टी को होल्ड किया हुआ है। तो जब पानी आएगा तेजी से तो सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होगा, वो बच जाएगा। सो पहला इंपॉर्टेंट है इसका, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन अगेंस्ट फॉलिंग रेन्स। जो हो रही है तेज, उससे वो मिट्टी बहेगी नहीं, उसका इरोजन नहीं होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी ग्रेगेरियस हैबिट है। लेट मी राइट हियर, मॉसेस जो हैं इनकी ग्रेगेरियस हैबिट है, ग्रुप्स में रहते हैं और इस कारण से दे फॉर्म अ मैट ओवर सॉइल। क्योंकि ये मैट एक कारपेट की तरफ बिछ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम कारपेट मॉस है, या टर्फ मतलब भी वही, एक मैट बना रहे हैं। तो मैट बना लेते हैं सॉइल के ऊपर। यहां पे पर्टिकुलरली स्फैग्नम मॉस जो है वो ऐसा करता है, इसीलिए हमने ये नाम लिख दिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है इसका? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। मतलब हमने पढ़ा था कि जब कोई चट्टान है, अभी वो पत्थर है, वहां पे चट्टान है, वहां मिट्टी नहीं है, तो वहां पहली कॉलोनी कौन सी आ सकती है? हमें पता है, लाइकन्स। और लाइकन्स के बाद जो सेकेंड कॉलोनी आती है वो इन्हीं मॉसेस की आती है, क्योंकि इनमें भी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पत्थर है, चट्टान है, रॉक है, उसको डिग्रेड करके और सॉइल में कन्वर्ट करें, ताकि जब हायर प्लांट्स आए तो वो उस मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर सके। तो सेकेंड हो गया इनका रोल इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब हम इकोलॉजी में 12th में अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए, जब एक कम्युनिटी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके फिर पूरी मिट्टी बनती है और हायर प्लांट्स आ पाते हैं। या हम ये कहें सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ये चट्टान से, पत्थर से मिट्टी बना देते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग सक्सेशन जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है, लेट मी राइट हियर, फर्स्ट कम्युनिटी वो क्या होती है? हमें पता है, लाइकन्स। हमने उसे पायोनियर कम्युनिटी कहा था लास्ट चैप्टर में। और जो सेकेंड कम्युनिटी आती है स्टूडेंट, सेकेंड कम्युनिटी वो ब्रायोफाइट्स की आती है, और ब्रायोफाइट्स में भी मॉसेस की आती है। मॉसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे डिग्रेड रॉक्स इनटू सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी बना देते हैं रॉक से, और इस कारण से ये क्या करते हैं? फॉर्म सूटेबल सबस्ट्रेट, ताकि हायर प्लांट्स के लिए प्रॉपर सबस्ट्रेट मिले। टू फॉर्म सूटेबल सबस्ट्रेट फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये इकोलॉजिकल रोल है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सॉइल इरोजन पहला हो गया, सॉइल फॉर्मेशन दूसरा हो गया। अब हम इसका थर्ड रोल देखते हैं। स्टूडेंट, थर्ड रोल ये है कि मॉसेस में भी पर्टिकुलरली जो स्फैग्नम होता है, इसके अंदर बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये अपने बॉडी वेट से 26 to 30 टन टाइम ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है। तो जब ये इतना बढ़िया पानी होल्ड करता है, तो मान लीजिए कि कोई लिविंग मैटर है, मान लो कोई सीडलिंग है या कोई पेड़ का कट पार्ट है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। तो नेचुरली, क्योंकि अब वो मिट्टी से तो उसको वाटर मिल नहीं रहा, आपने वो कट पार्ट है तो, या सीडलिंग है, उसको भी मिट्टी से तो पानी मिल नहीं रहा, तो वो तो मुरझा जाएगा, मर सकता है ड्राइनेस के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण। तो स्फैग्नम के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्फैग्नम जो है उसने बहुत अच्छा वाटर होल्ड किया होता है। तो जो भी लिविंग मैटर का ट्रांसशिपमेंट होता है, जो भी पैकेजिंग होती है, उस टाइम पर स्फैग्नम को बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, स्फैग्नम जो है वो इतना अच्छा वाटर होल्ड करता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जब ड्रेसिंग करनी होती है, तो ड्रेसिंग भी क्यों करते हैं? जैसे ये घाव है, इस पर ड्रेसिंग करते हैं, तो ड्रेसिंग में अपन कॉटन यूज करते हैं, क्योंकि जो भी उसमें से फ्लूइड निकल रहा है गंदा, वो सब कुछ वो कॉटन में आ जाता है, और फिर आप ड्रेसिंग चेंज कराते हो, उस कॉटन को फेंक देते हो। तो वहां स्फैग्नम की ड्रेसिंग यूज की जाती थी, क्योंकि स्फैग्नम वो सारा फ्लूइड जो है उसको
होल्ड कर लेता था, उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, इसीलिए इसको हमने कॉटन मॉस कहा है, क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह काम करता है। तो आइए देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस इसका, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्फैग्नम पर्टिकुलरली, जो एक मॉस है स्फैग्नम, इसीलिए इसको कॉटन मॉस कहा है। इस कारण से दो जगह यूज हो जाएगा इसका। नंबर 1 फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, लाइक सीडलिंग, कट पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है। एक तो ये इसका यूज हो गया क्योंकि अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, और दूसरा एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह काम आता है ये, एक्ट एज, जैसे कि कॉटन एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्बेंट कॉटन, इसीलिए कॉटन मॉस नाम दिया गया है। तो कारपेट मॉस, टर्फ मॉस और कॉटन मॉस क्यों नाम दिया है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दिस वॉज यूज्ड एज ड्रेसिंग। ये क्वेश्चन पूछते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ड्रेसिंग की तरह किसे यूज किया गया था? स्फैग्नम मॉस ब्रायोफाइट को यूज्ड एज ड्रेसिंग इन या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है स्फैग्नम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले एक थोड़ा सा छोटा यूज लिख लेते हैं, और वो है इसको फूड की तरह यूज करते हैं ब्रायोफाइट्स को। सो यूज्ड एज फूड फॉर, अब ये खुद खाना बनाते हैं, पेड़ है तो पेड़ों को जो खाते हैं वो कौन होते हैं? शाकाहारी जानवर यानी हर्बीवोरस, फॉर हर्बीवोरस mammals, birds and other animals, mammals, birds and other animals। जैसे पॉलीट्राइकम जो है स्टूडेंट्स, उसको फूड की तरह यूज किया जाता है। पोल्ट्री, पॉलीट्राइकम जो फ्यूनेरिया वाले ग्रुप में ही आता है, इसे पोल्ट्री मॉस कहते हैं। बर्ड्स को फूड की तरह ये दिया जाता है, राइट। आप इसे नोट करिए, यहां जो मैंने 4th पॉइंट छोड़ा है वो होता है पीट फॉर्मेशन, और इसीलिए स्फैग्नम का नाम है पीट मॉस। और बॉग मॉस भी क्यों है वो यही समझ में आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स, ये पीट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो स्फैग्नम है स्टूडेंट्स, ये दलदल में रहता है, दलदल को ही मार्शेस या बॉग कहते हैं, और ये एसिडिक दलदल में रहता है जहां पे एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अब देखिए क्या सिचुएशन है, स्फैग्नम जो है, इसीलिए इसे बॉग मॉस कह रहे हैं हम, या क्वैकिंग बॉग्स। बॉग्स कई तरह के होते हैं, एसिडिक वाले को क्वैकिंग बॉग भी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। और ये पीट बना रहे हैं तो इसे पीट मॉस भी बोलते हैं। सो स्फैग्नम जो है ये सरवाइव करता है एसिडिक मार्शेस में, दलदल में, या इन्हें ही बॉग्स कहते हैं, ठीक है। क्या होगा देखिए, ऐसे मासेस में बैक्टीरिया ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते, तो जब ये स्फैग्नम मरते हैं, डेड होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्लांट डेड होता है तो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है उस पे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं और सब कुछ उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। पर यहां पर क्या हो रहा है कि स्फैग्नम का डिकम्पोजिशन पूरा नहीं हो पाता क्योंकि बैक्टीरिया कम है इस एसिडिक बॉग के अंदर। साथ में जो और भी पेड़ हैं वो भी जब मर रहे हैं तो उनका भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, तो वो फॉसिल्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, उससे फ्यूल बनता है, फॉसिल फ्यूल, कोल फ्यूल। उस फ्यूल को पीट बोलते हैं। एकदम डार्क कलर का, एकदम डार्क ग्रीन ब्राउन टाइप का स्पॉन्जी सा मास बनता है जिसे हम पीट कहते हैं, और उसे हम फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो यहां पे क्या होगा, डेड स्फैग्नम एंड अदर प्लांट्स in bog या in marshes, they are carbonized या fossilized
कार्बोनाइज्ड या फॉसिलाइज्ड, क्योंकि उनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होगा, फॉसिलाइज्ड। और जब इनके फॉसिल बनेगा तो उस कारण से एक डार्क स्पॉन्जी मास बनेगा जिसे हम पीट कहते हैं, पीट फॉर्मेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीट फॉर्मेशन। तो अब ये पीट के क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, दिस पीट इज यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रायोफाइट्स का एक बहुत अच्छा हमें यहां पर यूज मिला फॉसिल फ्यूल की तरह। दूसरा, ये जो पीट है स्टूडेंट्स, नेचुरली इसके अंदर स्फैगनम के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो स्फैगनम जो है वो एसिडिक मीडियम में था, यानी इनके अंदर एसिडिटी ज्यादा है। तो इसे अगर हम मिट्टी में डाल दें इस पीट को, तो मिट्टी की जो अल्किनिटी है उसको ये रिड्यूस कर देगा। अगर मान लो pH 11 है और ये एसिडिक है pH 2, तो नेचुरली अल्कनाइटी ऑफ द सॉइल विल बी रिड्यूस। तो अगर सॉइल बहुत अल्कलाइन है और आपको थोड़ी अल्कनिटी कम करनी है तो आप पीट को इस्तेमाल कर लीजिए। सो दिस रिड्यूस सॉइल अल्कनिटी। अच्छा, स्फैगनम है तो डेफिनेटली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पीट की भी बहुत बढ़िया होगी। सो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमने अभी देखा ही है, बहुत बढ़िया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी। और अभी अभी मैंने आपको लिखवाया है कि ये स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी मतलब इसमें बीच बीच में छेद हैं, छेद हैं। तो अगर ऐसी पीट को अपन मिट्टी में डालेंगे तो उस छेद के कारण एरेजन बढ़ जाएगा, राइट। सो इंक्रीज एरेजन ऑफ सॉइल, एरेजन इन सॉइल। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी स्टूडेंट्स, दिस एंड दिस, अगर हम पीट को मिट्टी में डालेंगे तो अल्किनिटी कम कर देगा, वाटर बहुत बढ़िया, वो सॉइल ऐसी मिट्टी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी और उसमें हवा भी बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि एयर स्पेसेस आ गई हैं इस पीट के कारण से। तो ये तो बहुत बढ़िया खाद की तरह काम कर रही है। यस, पीट जो है, अब मैं यहां पर लिखती हूं, इन 3 प्रॉपर्टीज के कारण गुड मैन्योर की तरह भी काम करते हैं। तो हम इस स्फैगनम से खाद भी बनाते हैं। तो पीट के 2 यूज हो गए, नंबर 1 मैन्योर और नंबर 2 फॉसिल फ्यूल। और वो क्यों मैंने आपको समझाया। अब आपको समझ में आएगा कि स्फैगनम के सारे नामकरण क्यों किए गए हैं। बॉग मॉस क्योंकि ये एसिडिक बॉग्स, मार्शेस या दलदल में रहता है, बॉग या क्वैकिंग मॉक्स या क्वैकिंग बॉग मॉस। पीट मॉस क्योंकि इससे पीट बन रहा है, पीट एकदम डार्क कलर का स्पंजी सा कार्बोनाइज्ड फॉसिलाइज्ड स्फैगनम है जो फॉसिल फ्यूल और बहुत बढ़िया खाद मैन्योर की तरह काम कर रहा है। कॉटन मॉस क्योंकि इसकी बहुत बढ़िया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये बिल्कुल कॉटन की तरह एब्जॉर्ब कर लेगा और ड्रेसिंग्स वगैरह में भी यूज होता है। और कारपेट या टर्फ मॉस क्योंकि एक चादर, एक मैट, एक कारपेट बिछा देगा सॉइल के ऊपर ताकि मिट्टी बहे नहीं जब बारिश हो, इसीलिए कारपेट मॉस या टर्फ मॉस। और मॉसेस का इन जनरल रोल है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, दे कैन फॉर्म द सॉइल, राइट। इसके अलावा इन्हें फूड की तरह भी यूज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ यूजेस हैं, जैसे स्फैगनम जो है इससे एक एंटीबायोटिक भी मिलती है जिसे हम स्फैगनॉल कहते हैं, स्फैगनॉल एंटीबायोटिक। हालांकि स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। इसीलिए तो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी थी, अभी अभी मैंने आपसे कहा था, तभी तो इसको ड्रेसिंग में यूज करते हैं। तो ये बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड एंटीबायोटिक नहीं है, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि थोड़ा बहुत तो इसका डेफिनेटली इकोनॉमिकल रोल है, पर इकोलॉजिकल रोल ज्यादा है। फॉसिल फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में यूज हो रहा है। सो विद दिस वी कंप्लीट the second group of plant kingdom, that is bryophyte. We completed division bryophyta. हमने देखा कि algae से ये more advanced है, हालांकि अभी भी ये क्रिप्टोगैम्स हैं, अभी भी सीड फॉर्म नहीं हो रही है, अभी भी ये नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं, अभी भी ये एट्रेकियोफाइट्स हैं, अभी भी जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू नहीं बना है, लेकिन अब एम्ब्रियो बनने लग गया है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं। अब आर्चिगोनियम बन गया है, फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स हैं। अब मियोसिस, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम होने लग गया है, यानी स्पोरिक मियोसिस है। अब से हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल गया है, यानी 2 लाइफ के 2 स्टेजेस हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट।
और अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई है। सो बहुत कुछ एडवांसमेंट हो गया है ब्रायोफाइट्स में। हालांकि अभी भी इनमें ट्रू लीफ, रूट एंड स्टेम नहीं है, अभी भी ये नॉन कॉर्मोफाइट्स हैं, थैलस लाइक बॉडी ही है बट मच मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम टेरिडोफाइट्स देखेंगे तब हम समझेंगे कि ये ब्रायोफाइट्स जो नॉन वस्कुलर हैं, टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही जाइलम फ्लोएम डेवलप होगा इनकी हाइट बहुत बढ़ने लग जाएगी क्योंकि फूड वाटर कंडक्ट हो सकता है। ये तो बहुत छोटे छोटे थे। जो फ्यूनेरिया जिसकी लाइफ साइकिल अपन ने पढ़ी वो हार्डली 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम देखेंगे कि कैसे वस्कुलर टिश्यू डेवलप होगा, कैसे स्पोरोफाइट और थोड़ा डेवलप होगा, इसकी तरह एकदम मतलब डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं रहेगा, वहां मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की बन जाएगी। आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम वो वहां भी होंगे। एक और डिफरेंस हम देखेंगे कि क्योंकि वहां पर वस्कुलर टिश्यूज बन गए हैं वो ट्रू लैंड प्लांट्स होंगे। हालांकि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं लेकिन इनके लिए अभी भी वाटर एसेंशियल है फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इन्हें हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा था, जबकि जो अगली टेरिडोफाइट्स है उन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे। तो हम कंपेयर कर करके पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से पिक्चर बने, अदरवाइज इट बिकम्स रियली बोरिंग। और इसे कंप्लीट करने के बाद में हम फाइनली एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में भी सारे ग्रुप्स के डिफरेंस लिखेंगे। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, होप यू आर एंजॉयिंग द सब्जेक्ट, सी यू, एंड टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।